क्लास 11 राजनीति विज्ञान की आज की कक्षा में हम भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत संविधान सभा का गठन और संविधान सभा की कार्यप्रणाली का अध्ययन हमने किया था। उसके पश्चात संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत ही हमने देखा था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने के पश्चात मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी और इस बैठक में वांछित सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 2 उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी जी को नियुक्त कर चुके थे। हम आज उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत भारतीय संविधान बनाने के और उसे लागू करने के लिए अर्थात शासन व्यवस्था को कुशल रूप से संचालित करने के लिए संविधान सभा द्वारा इस चीज को बतलाया गया कि हमारे संविधान बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होंगे और इन उद्देश्यों को किस प्रकार से लागू किया जा सकेगा। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर सन 1946 को दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से और इसकी संवैधानिक ढांचा जो संरचना एवं दर्शन था, संविधान में क्या इसका ढांचा होगा, क्या दर्शन होगा, इसकी झलक इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी कि हमारे संविधान का जो मुख्य रूप से ढांचा होगा, जो मूल उसका होगा, जिसे शक्ति प्राप्त होगी, वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से झलक रहा था। तो आइए उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदु देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में सर्वप्रथम यह नेहरू ने घोषणा की कि यह संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा है, वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। पंडित नेहरू ने कहा कि ये भारतीय संविधान सभा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु, आप संप्रभु शब्द से परिचित हैं। संप्रभु का मतलब जिस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। संप्रभु गणराज्य घोषित करती है।
पंडित नेहरू के प्रस्ताव में ये था कि जो भारतीय संविधान सभा है वो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की भी घोषणा करती है। और यह तो घोषणा करती ही है, उद्देश्य भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की, अर्थात संविधान सभा क्या करेगी? उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत यह घोषणा की गई कि जो भारतीय संविधान सभा है ये भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और इसके साथ ही वह यह भी घोषित करती है कि यह संविधान सभा जो है वो भारत के संविधान को के द्वारा मतलब भारत के भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, एक संविधान का निर्माण करेगी। और ये संविधान का निर्माण कौन करेगी? भारत की संविधान सभा करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान किसने बनाया? तो भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाया, ना कि किसी विशेष व्यक्ति या प्रमुख ने बनाया है। भारत की जो संविधान सभा है उसने भारत के संविधान को बनाया। दूसरी प्रमुख बात जो इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी वो ये थी शासन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित थी कि भारत के जो भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र, अर्थात जहां भारत में ब्रिटिश क्षेत्र था, भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र, और जो वहां राजा महाराजाओं का भी शासन था वो क्या कहलाएंगे? भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र। और भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र और वो अन्य क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहें। भारतीय क्षेत्र में जो ब्रिटिश का क्षेत्र था वो, इसके अतिरिक्त जहां राजाओं का शासन था वहां के क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और इसके अतिरिक्त भी जो भारतीय क्षेत्र से बाहर थे वहां के क्षेत्र भी, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहे हो सकते हैं और अन्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहें
दूसरी प्रमुख उद्देश्य प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारतीय क्षेत्र में जो ब्रिटिश क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त जो भारतीय गणराज्य में भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र है तथा भारत के बाहर के ऐसे सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र, इसके अतिरिक्त भी ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। और ये सभी क्षेत्र एक भारतीय संघ का हिस्सा। अब भारतीय क्षेत्र के शामिल होने के पश्चात ये समस्या हो गई कि इनकी सीमा कैसी होगी, इनकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा। जैसे ब्रिटिश क्षेत्र और उसके बाद जो अन्य क्षेत्र हैं वो शामिल हो गए, तो कहां तक कौन सा क्षेत्र माना जाएगा, इसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा। तो इसके लिए भी उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि ये सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। सीमा का निर्धारण और क्षेत्र कौन से कहां शामिल होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, संविधान सभा करेगा। और इसके बाद उनके नियमों के अनुसार यदि वे चाहें ये तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें ही निहित रहेंगी। शामिल होने के पश्चात भी अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अर्थात जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, ऐसी शक्तियां आप देख चुके हैं। पहले आप जब भारत का संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर रहे थे, उस समय 3 सूचियों का अध्ययन हमने किया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अवशिष्ट शक्तियां उस समय कहाँ थी, वायसराय के पास थी। आपको ये ध्यान आ रहा हो तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि अवशिष्ट शक्तियां वे चाहेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां उन्हीं के पास रहेंगी, लेकिन तथा प्रशासन के संचालन की सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। प्रशासन संबंधी शक्ति भी और उनकी अवशिष्ट शक्तियां भी, मतलब समझ लीजिए कि सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा यदि वे चाहें यदि वो चाहेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां व प्रशासन संचालन संबंधी उनमें ही निहित होगी, लेकिन जो संघ में निहित होंगी उसके अतिरिक्त केवल उनको छोड़कर जो संघ के पास है।
इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ये क्षेत्र हैं वो किसके अंग हैं? संघ का अंग है। जैसे आप अपने घर में आप सबसे बड़ा घर का सदस्य, घर का मुखिया समझा जाता है। मान लीजिए आपके दादाजी हैं या पापा जी हैं, तो उनकी अपनी शक्तियां हैं और वे सभी शक्तियां उनमें निहित हैं जो आप चाहते हैं, वो सारी शक्तियां उसमें निहित है। लेकिन आपको भी कुछ शक्तियां दी गई हैं, तो राज्यों को भी अपनी कुछ शक्तियां दी जाएंगी, लेकिन ऐसी शक्तियां जिनका विभाजन नहीं है। वे शक्तियां आप यदि चाहेंगे तो आप में निहित रहेंगी, लेकिन वे शक्तियां जो संघ में निहित है, जो संघ के अंतर्गत है, उन शक्तियों का, जैसे राजस्व की शक्ति संघ के पास निहित है। पिताजी घर को कैसे चलाना है, कैसे खर्चा चलाना है, इसका निर्धारण पिताजी करेंगे, आप थोड़ी कर सकते हैं, भले ही आप कुछ भी हो। लेकिन इसी प्रकार से समझ लीजिए कि ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र की शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां तथा प्रशासन चलाने की शक्तियां किसमें होंगी? उन्हीं में निहित होंगी, उन क्षेत्रों में ही निहित होंगी, उन राज्यों में ही निहित होंगी। लेकिन यदि वे शक्तियां संघ के पास पहले से हैं तो वे शक्तियां इन पर, इनके अंतर्गत लागू नहीं होंगी, अर्थात वे इन शक्तियों का अपने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगली चीज, संप्रभु भारत की जो शक्ति है वो कहां से आएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। जो संप्रभु और स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत कौन होंगे? भारत की जनता होगी। समझ लीजिए। स्वतंत्र एवं संपूर्ण भारत के सभी प्राधिकार, शक्तियां, शासन के विभिन्न अंग तथा सरकार के विभिन्न अंग, शक्तियों का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। यहां पूर्ण रूप से भारत की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है कि भारत की जनता जैसा चाहेगी, जिस प्रकार से शासन प्रशासन चाहेगी, उस प्रकार से शासन प्रशासन भारत का होगा। इस पर किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भारत के सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सभी के लिए, सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता के साथ उसकी सुरक्षा, अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर प्राप्त हो, हर कार्य के लिए सबको बराबर अवसर प्राप्त हो, और विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष जो सामने है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी बराबर हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात इस प्रकार के उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा के द्वारा, उद्देश्य जो पारित किया गया पंडित नेहरू द्वारा लाया गया,
उसमें इस चीज पर बल दिया गया कि भारत की जनता की जो शक्ति है वो शक्ति तो है, जो भारतीय संविधान को शक्ति है वो तो भारत की जनता से प्राप्त होगी, लेकिन इस प्रकार की जो शक्ति है वो जनता कैसे प्राप्त कर पाएगी, तो उसके लिए उनको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो भारत के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को न्याय, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा भारत के सभी लोगों को न्याय, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, अवसर की समानता, अवसर की समानता और विचार अभिव्यक्ति। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तथा विश्वास बनाए रखने के लिए, भ्रमण करने के लिए भी आपको स्वतंत्र किया गया है। आप जहां चाहें भारतीय क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ क्षेत्र को छोड़कर, और आप चाहें तो संगठन बनाने के लिए संगठन भी आप बना लें। तो कौन क्या क्या चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में थी, आप थोड़ा सा इसको एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से वह स्वतंत्र हो, आर्थिक कार्य गतिविधियों के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए और राजनीतिक गतिविधियों के लिए वह स्वतंत्र हो, तथा आवश्यकता अनुरूप उसे सुरक्षा भी प्रदान की जा सके, इसकी भी विधि के समक्ष समता हो, कानून सभी के लिए बराबर रूप से लागू हो, अवसर की समानता हो, प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अवसर प्राप्त हो, उनको विचार और अभिव्यक्ति, संभाषण करने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए उनके पास अधिकार हो, विश्वास हो, भ्रमण की स्वतंत्रता होने और संगठन बनाने के लिए इनकी स्वतंत्रता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ही इसके बाद लिख दिया गया है, और क्या करना है, और लोक नैतिकता की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोक नैतिकता। और लोक नैतिकता की स्थापना की जाएगी। इन स्वतंत्रताओं में भी लोक नैतिकता, लोक सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जो नैतिकता से परे हो, अर्थात जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाली हो, ऐसी नैतिकता आपको नहीं दी जाएगी।
ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं प्रदान की जाएगी। आपको न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन न्याय पाने का अधिकार तब तक है जब तक आप दूसरे का अन्याय ना कर रहे हो। आप दूसरे का अहित करके स्वयं के हित के बारे में ना सोचें। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया गया कि लोक नैतिकता की स्थापना, जो लोगों में नैतिकता है, जो मूल है, उनका भाव है, जो मानव जीवन के लिए परम आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है, उस चीज के लिए आप कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे जिससे दूसरे का अहित ना हो। इसके पश्चात जो सर्वाधिक संविधान सभा की काल प्रणाली में वाद विवाद के अंतर्गत बात होती थी। पंडित नेहरू से भी कभी कभी वाद विवाद हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और अमूमन ये मान के चलिए कि डॉक्टर अंबेडकर का और डॉक्टर अंबेडकर का जो था कांग्रेस और गांधी जी से बहुत ही ज्यादा विरोध था, और वो ये कहते थे कि जो ये कांग्रेस है वो अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और जात के लिए यह अच्छा काम नहीं कर पा रही है, ऐसा विचार वो व्यक्त करते थे। और इस संबंध में कभी कभी बहुत लंबे लंबे तर्क वितर्क हो जाया करते थे, वाद विवाद हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सहजता पूर्वक सुलझा लिया जाता था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में एक और चीज पंडित नेहरू ने लिखी कि अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग है जो समुदाय में, पिछड़े वर्गों के लिए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना होने पाए, इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और यह सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? यह सुरक्षा राज्य प्रदान करेगा। यह सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? राज्य। अर्थात राज्य ऐसी सुरक्षा इनकी प्रदान करेगा जिससे इनका अहित ना हो, कोई भी इनके अधिकारों का उल्लंघन ना कर पाए और इनको अपने अधिकारों से वंचित ना कर पाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो देश, जो संघ है, वो संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा मतलब ये है कि इस देश में शामिल होने के पश्चात उसको अलग नहीं किया जाएगा। अक्षुण्ण। संघ की देश की संघ की एकता को क्या किया जाएगा? अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, वायु क्षेत्र को सब देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भू क्षेत्र,
समुद्र क्षेत्र, एक सभ्य देश के अनुरूप, ये नहीं कि दूसरे को मार के, तो अब यहां पंडित नेहरू ने देश की व्यक्तियों को सुरक्षा देने के पश्चात भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि संघ की एकता को जो अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा, भारत में समृद्ध भू क्षेत्र के अंतर्गत जो उनकी सीमा है, समुद्री सीमा जो है और वायु क्षेत्र की सीमा है, एक सभ्य देश के अनुरूप, जैसे सभ्य देश में के न्याय और विधि के अनुरूप है, वैसी सुरक्षा इन्हें प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। ये जो भारत की भूमि है उसको विश्व में एक समुचित स्थान दिलाया जाएगा जो उसके अनुरूप होगा, तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब हम विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। विश्व बंधुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाएगा और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारतीयों द्वारा प्रयास भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने रखे थे, उनके प्रमुख बिंदु आप देख रहे हैं। इस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को यह पूर्ण सहमति के साथ, आप चाहें तो डेट याद कर सकते हैं, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बाईस जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। अब भारतीय संविधान में जो आपको ध्यान आ रहा हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हमने जब चर्चा की थी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो संविधान सभा में परिवर्तन हुए उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और इसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भी तो हम अध्ययन करेंगे भारतीय जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव ही वास्तव में आगे चलकर यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप आधारित हुआ।
मतलब ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जब भारतीय स्वतंत्र भारत का संविधान बना, उसकी प्रस्तावना के रूप में बहुत हद तक इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो इसके परिवर्तित रूप को ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। आप ये ध्यान रखिए कि मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था पंडित नेहरू का, वही बाद में परिवर्तित रूप में थोड़ा परिवर्तन करके उसको भारतीय प्रस्तावना का एक अंग बना लिया गया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा किया गया परिवर्तन।